आज हम प्लेटो का शिक्षा का सिद्धांत समझते हैं। प्लेटो का आदर्श राज्य का जो रिपब्लिक में आदर्श है, उसमें हमने देखा कि प्लेटो का जो लक्ष्य है वह है दार्शनिक फिलोसोफर किंग का आइडियल है। फिलोसोफर किंग के आइडियल को मटेरियलाइज करना या उसे वास्तविकता में बदलने के लिए प्लेटो ने जिन दो चीज़ों पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है वह है शिक्षा और साम्यवाद। उसकी शिक्षा का जो दर्शन है, विचार है, वो इतना महत्वपूर्ण है कि रूसो ने तो यह तक कह दिया कि रिपब्लिक जो किताब है वह शिक्षा पर बहुत अच्छा ग्रंथ है। तो प्लेटो की शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है वह राज्य में एकता की भावना पैदा करना है। हम पहले देख चुके हैं कि कैसे प्लेटो है वो व्यक्ति को उसके गुणों के अनुरूप 3 क्लासेस में बांटता है और उन 3 क्लासेस को अपने अपने कर्तव्यों की पालन करने से ही राज्य का उद्देश्य की पूर्ति होती है। तो शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए प्लेटो ने कहा कि राज्य वृक्षों या चट्टानों से निर्मित नहीं होता, बल्कि उन व्यक्तियों के चरित्र से निर्मित होता है जो उसमें रहते हैं, और व्यक्तियों को श्रेष्ठ व चरित्रवान बनाने के लिए शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। अर्थात शिक्षा एक तरीके से व्यक्तियों को उसकी राज्य की आवश्यकता के अनुरूप ढालने के लिए प्रयोग की गई युक्ति है। यानी प्लेटो शिक्षा को एक साधन के रूप में लेता है, वह उस आइडियल को अचीव करने के लिए। बार्कर ने कहा कि शिक्षा एक मानसिक रोग का मानसिक औषधि से इलाज करने का प्रयास है। मानसिक रोग क्या है? मानसिक रोग है कि जो प्लेटो के समय में प्लेटो ने देखा कि कैसे एथेंस है वह स्पार्टा से हार गया और एथेंस का लोकतंत्र कैसे सुकरात को मृत्यु के घाट उतार देता है। यानी जो लोकतंत्र में दुर्गुणों का विकास होता है वही मानसिक रोग है, और उसका सॉल्यूशन, इलाज करने का प्रयास शिक्षा के सिद्धांत में किया गया है। इसका उद्देश्य नागरिकों को सद्गुणी बनाना है। प्लेटो मानते हैं कि सद्गुण ही ज्ञान है। सद्गुण ही ज्ञान है, इससे तात्पर्य है कि अगर ज्ञान सिर्फ जानकारियाँ जुटाना नहीं है, उसे आचरण में ढालना, चरित्र में ढालना ही ज्ञान है। तो प्लेटो का उद्देश्य समाज के तीनों वर्गों को सद्गुणी बनाकर, यानी उनके द्वारा उनको सौंपे गए कर्तव्यों को भलीभांति निर्वहन करना ही एक तरीके से ज्ञान है। शिक्षा द्वारा व्यक्ति की आत्मा का विकास। प्लेटो का मानना है कि मनुष्य की आत्मा में अनेक श्रेष्ठ तत्व निवास करते हैं और शिक्षा उन श्रेष्ठ तत्वों को निकालती है, ऐसा वातावरण तैयार करती है जिसमें आत्मा को विकास का मौका मिलता है। यानी वो तत्व जो व्यक्ति की आत्मा को पथभ्रष्ट करते हैं उनको शिक्षा रिमूव करती है और उन तत्वों को उभार कर सामने लाती है जो कि उसका अच्छा पार्ट है। यानी व्यक्ति को समाज से जोड़ती है, उसे आत्म संयम का पाठ पढ़ाती है, उसे सत्यवादी आज्ञाकारी होने की सीख देती है। यानी एक तरीके से वो उन सद्गुणों का विकास करती है जो व्यक्ति के लिए सामाजिक या समाज में रहने के लिए आवश्यक है। यहाँ हम देखते हैं कि उनका जो उद्देश्य है प्लेटो का, वो एजुकेशन के द्वारा समाज के लायक व्यक्ति बनाना है। यानी वह व्यक्ति जो समाज के योग्य है। यहाँ शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तिगत विकास या व्यक्तिगत अभिलाषाओं, आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं है। यहाँ शिक्षा का उद्देश्य समाज के लायक व्यक्ति को बनाना है। शिक्षा का राजनीतिक महत्व है। शिक्षा के द्वारा शासक व सैनिक वर्ग को प्रशिक्षण प्राप्त होता है, दार्शनिक शासक का जन्म होता है। प्लेटो की जो शिक्षा पद्धति है वह बहुत लंबी है, 50 वर्ष तक शिक्षा चलती है और अंततः उसका जो उद्देश्य है वह फिलोसोफर किंग पैदा करना है। लोगों को राजनीतिक जीवन में भाग लेने के योग्य बनाती है।
राज्य के प्रत्येक वर्ग को उसके कर्तव्य से अवगत कराती है। यह व्यक्ति के राजनीतिक जीवन को परिशुद्ध कर राज्य को एकता के सूत्र में बांधती है। प्लेटो ने राज्य को 3 वर्गों में बांटा था और इन 3 वर्गों को से आशा की गई थी कि वह अपने अपने कर्तव्य का पालन करेंगे और उन तीनों वर्गों के द्वारा अपने अपने कर्तव्य के पालन करने से सर्टेनली राज्य की एकता सुनिश्चित होती है। तो प्लेटो की शिक्षा का उद्देश्य राज्य की एकता को सुनिश्चित करना है। शिक्षा का दार्शनिक महत्व, इन फिलोसफी प्लेटो है वो एजुकेशन को सिर्फ और सिर्फ मटेरियल लाइफ के लक्ष्य अचीव करने का साधन नहीं मानते। वो मानते हैं कि चूंकि व्यक्ति को जो परम सत्य है उसकी खोज करना उसका लक्ष्य है और उसमें एजुकेशन शिक्षा हेल्प करती है। परम सत्य क्या है? परम सत्य जो चिरंतन शाश्वत और अटल सत्य है वही परम सत्य है और उस आत्मा की स्वाभाविक गति है उस परम सत्य को हासिल करना। तो जैसे शरीर के लिए भोजन जरूरी है वैसे ही आत्मा के लिए शिक्षा जरूरी है, तभी वह सही डायरेक्शन में काम करती है। यानी शिक्षा आत्मा के लिए पोषक तत्व के समान है। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। युवावस्थाओं में यह भावनाओं और कल्पनाओं को संतुलित करती है तो प्रौढ़ावस्था में विज्ञान के द्वारा विवेक का विकास करती है। प्लेटो मानव मस्तिष्क की टेलियोलॉजी यानी सदस्यता में विश्वास करते थे। इसका अर्थ है कि वो मानते हैं कि मानव मस्तिष्क की नियति है उसका इस लक्ष्य के प्रति बढ़ना। वह लक्ष्य क्या है? वह लक्ष्य है शिव यानी गुड की प्राप्ति। शिव के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने का अर्थ है सदाचारपूर्ण कार्य करना, यानी शिव के स्वरूप की खोज करना विश्व की समस्त वस्तुओं का आधार है और यह शिव है। सदाचारपूर्ण कार्य करना, यह सदाचारपूर्ण कार्य करना ही एक तरीके से उनकी इस सद्गुण ही ज्ञान है, यही भाव इसमें परिलक्षित होता है। प्लेटो ने रिपब्लिक में अपने शिक्षा सिद्धांत पर विस्तार से चर्चा की है। तो रूसो ने कहा कि रिपब्लिक राजनीति शास्त्र पर ही वर्ण शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, ये हमने पहले देख लिया। सेबाइन ने कहा कि शिक्षा एक सकारात्मक साधन है जिसके द्वारा शासक एक सामंजस्यपूर्ण राज्य का निर्माण करने के लिए मानव प्रकृति को सही दिशा में ढाल सकता है। यहाँ हम देखते हैं कि जो एजुकेशन है वह एक तरीके से शासक राज्य की उद्देश्य के लिए व्यक्ति को एक तरीके से सांचे में ढालने का कार्य कर रहा है। यही इसकी सबसे बड़ी आलोचना भी है। लेकिन प्लेटो की शिक्षा इस अर्थ में भी निर्देशित है। प्लेटो ने जो अपने जीवन काल में 2 मुख्य शासन प्रणालियां देखी थी वह थी एथेंस व यूनान की शिक्षा पद्धति, यूनान की शासन प्रणालियां। एथेंस में लोकतंत्र था और स्पार्टा में कुलीन तंत्र था। एथेंस में शिक्षा का जो जिम्मेदारी थी वह परिवार की थी, व्यक्तिपरक शिक्षा दी जाती थी। स्पार्टा में राज्य के नियंत्रण में शिक्षा दी जाती थी। एथेंस और स्पार्टा के युद्ध में एथेंस हार गया था। चूंकि प्लेटो एथेंस वासी थे तो प्लेटो ने लोकतंत्र की खामियों को इस हार के पीछे माना। तो एथेंस और इनकी शिक्षा प्रणाली का अध्ययन किया प्लेटो ने और फिर इन दोनों के मेल से इन दोनों के अच्छे तत्वों को समाहित करते हुए अपना विचार दिया। एथेंस की शिक्षा प्रणाली में परिवार का ये उत्तरदायित्व था, राज्य का उस पर कोई नियंत्रण नहीं था। यह समाजोन्मुखी न होकर व्यक्तिपरक था, यानी व्यक्ति के हितों को ही पूर्ति करना इसका लक्ष्य था। परिवार को स्वतंत्रता थी, वह बच्चों को कैसे भी शिक्षा दे। और एथेंस में यह शिक्षा प्रणाली 3 स्तरों में विभाजित थी। प्राथमिक, जिसमें कविता, व्यायाम, संगीत की शिक्षा दी जाती थी,
नीति शास्त्र और धर्मशास्त्र का भी ज्ञान करवाया जाता था। माध्यमिक शिक्षा थी वह सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों के लिए रिजर्व थी, जिसमें अलंकार शास्त्र, भाषण कला और राजनीति की शिक्षा दी जाती थी। सैनिक शिक्षा थी, यह प्रत्येक युवक के लिए अनिवार्य थी और इसमें दक्ष होने पर ही व्यक्ति को नागरिक अधिकार प्रदान किए जाते थे। 2 वर्ष तक के लिए थी और राज्य के द्वारा नियंत्रित थी। यानी कुल शिक्षा में मात्र 2 वर्ष थे, वह राज्य के द्वारा नियंत्रित थे। एथेंस की जो शिक्षा पद्धति थी उसका सबसे जो नेगेटिव पॉइंट था वह यह था कि यह राज्य की आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं थी। परिणाम स्वरूप एथेंस अज्ञानी व अयोग्य शासकों द्वारा शासित रहा। यानी शासक हमेशा ही, जैसे आज भी यह लोकतंत्र की सबसे बड़ी आलोचना है कि लोकतंत्र एक तरीके से उन लोगों को शासक बनाता है जिनको जनता को बरगलाने की जिनमें क्षमता हो, बजाय किसी बुद्धिमान के। स्पार्टा की शिक्षा पद्धति राज्य के द्वारा पूर्णतः नियंत्रित थी और यह राज्य का उत्तरदायित्व था। जैसे ही बच्चा 7 वर्ष का होता था उसे राज्य अपने नियंत्रण में ले लेता था और उसकी प्रतिभा, योग्यता और अभिरुचि के अनुसार उसे शिक्षा दी जाती थी। और इस शिक्षा का उद्देश्य लड़ाकू व रक्षक पैदा करना था, यानी राज्य को अपनी सिक्योरिटी और जो उसका प्रसार है वही उसके लिए इम्पोर्टेंट था। तो इसी को ही ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाती थी और स्त्रियों के लिए भी शारीरिक शिक्षा जरूरी थी। बालक बालिकाएं एक साथ नग्न अवस्था में विभिन्न प्रकार के व्यायाम करते थे। जो प्रारंभिक स्तर था उसमें किस प्रकार से जो बल को महत्वपूर्ण माना गया और शारीरिक सुदृढ़ता को विकसित करने के लिए व्यायाम पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। यह जो शिक्षा पद्धति थी यह राज्य हित की पूर्ति के लिए परिवार को गौण बना देती है और जीवन के सभी सुखों को सैनिक आवश्यकताओं के ऊपर बलिदान कर देती है। यही इसका सबसे बड़ी आलोचना थी। और जो व्यक्ति की पारिवारिक और जो सामाजिक चीज़ें हैं उनको यह गौण मानती है। इवन शादी तक भी इसमें अवैध था। ना धन रख सकते थे, यानी राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू मैरिड लाइफ, राइट टू हैव चिल्ड्रन, ये सब यहाँ लीगल नहीं था। एक तरीके से वह कोई भी चीज़ अवैध थी जो सैनिक को अपने सैन्य कर्तव्यों से विमुख करती थी। तो इन दोनों पद्धतियों का विश्लेषण करने के बाद प्लेटो इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि शिक्षा का राज्य के नियंत्रण में होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यद्यपि प्लेटो की शिक्षा का जो उद्देश्य था वो स्पार्टा की जो शिक्षा थी उससे ज़्यादा विस्तृत था। स्पार्टा की शिक्षा में हमने देखा कि बहुत ही ज़्यादा संकीर्ण लक्ष्य है, सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से अच्छे सैनिक तैयार करना है। लेकिन प्लेटो की शिक्षा लाइक एथेंस, इसका उद्देश्य संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना था और यह विकास ज्ञान पर ही निर्भर होता है। इसलिए प्लेटो ने अपनी शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व के पूर्णत्व को प्राप्त करने वाला बताया, जो व्यक्ति के सामाजिक और व्यक्तिगत दोनों पक्षों पर आधारित हो, दोनों पक्षों का विकास करता हो। आदर्श राज्य के निर्माण को संभव बनाने के लिए विशेषकर संरक्षक वर्ग को प्रशिक्षित करना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। यानी जो शासक और सैनिक वर्ग है उसकी ट्रेनिंग शिक्षा का पार्ट होनी चाहिए, क्योंकि अगर यह वर्ग मूर्ख है या यह वर्ग अक्षम है तो फिर राज्य कैसे सुरक्षित हो सकता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा का निवास होता है। शिक्षा का उद्देश्य शरीर और मस्तिष्क दोनों का विकास होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ शारीरिक विकास जैसा नहीं होना चाहिए, जैसा स्पार्टा में सिर्फ शारीरिक विकास पर फोकस था, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ना ही शारीरिक पक्ष है वह गौण होना चाहिए, यानी शारीरिक पक्ष का विकास करना भी जरूरी है। प्लेटो का मत है सदाचार ही ज्ञान है, यानी ज्ञान को जब तक आचरण में शामिल नहीं किया जाए तब तक वह व्यर्थ है। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ स्कूली शिक्षा देना या ट्रेनिंग देना प्लेटो का लक्ष्य नहीं था। उस ज्ञान को व्यवहारिक आचरण में लाना चाहिए। तभी प्लेटो ने फिलोसोफर किंग बनने से पहले 15 वर्ष की व्यवहारिक ट्रेनिंग का प्रावधान भी किया था।
मनुष्य की आत्मा का गुण ज्ञान होने के कारण शिक्षा का उद्देश्य भी ज्ञान प्राप्त करना है। प्लेटो का अनुसार मानव आत्मा के पास स्वयं ज्ञान नेत्रा होता है। शिक्षा तो उस ज्ञान नेत्रा का एक रुख प्रकाश की ओर आकर्षित करता है। शिक्षा एक ऐसा वातावरण देती है कि आत्मा का ज्ञान स्वतः ही प्रकट हो जाए। ये प्लेटो का कहने का अर्थ यह है कि शिक्षा एक तरीके से छाए हुए अंधेरे को हटाती है। व्यक्ति मूलतः जो है, उसकी जो आत्मा है, वह अपने नियति की ओर उन्मुख होती है शिक्षा के द्वारा। शिक्षा का उद्देश्य मात्र वस्तुगत जगत का ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि वह उस सत्य को प्राप्त करना है। शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को सौंदर्य के प्रति आकर्षित करना है। अब आदर्श राज्य में, प्लेटो के आदर्श राज्य में कैसी शिक्षा पद्धति का प्रावधान है वह देखते हैं। प्लेटो की जो शिक्षा पद्धति है वह जीवन पर्यंत चलने वाली है, यानी 6 से 50 वर्ष है। उसकी शिक्षा योजना को